आज ये हमारी डिटर्मिनेंट की जो क्लास है इसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो नंबर 1 जो प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जो पहले थी वैल्यू वही वैल्यू हमारी आएगी। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। प्लस माइनस प्लस, हम इसको एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो 1 जैसे पहले करते थे 1, ये दोनों को छुपाया तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, फिर माइनस, ये भी आपका क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही -2, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, इन दोनों को हाइड कर लीजिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को। क्या दिख रहा है -1 4 0 1, तो 0 की इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -0 प्लस 4, ये करेंगे कितना आएगा तुम्हारा, ये -1 और -12, तो ये 0 0, ये आया तुम्हारा -13, ये आया हमारा -52। अब हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब जो रोज है उसका कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम है हम उसका रो बना देते हैं। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो का थर्ड। अब हम इसको फिर दोबारा एक्सपेंड करते हैं, किसी भी रो कॉलम के लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। 1 कितना आएगा, ये हमारा 0 -0 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपका 0 -4 प्लस 4 0 -12, तो कितना है ये -4 और -48 इज इक्वल टू -52। इट मीन्स अगर हम किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं और अगर उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आएगी जो पहले आई थी। तो डिटर्मिनेंट्स हम किसके निकालते हैं, मैट्रिसेस के निकालते हैं। इट मीन्स यहां पर एक प्रोबेबिलिटी हमारी प्रूफ होके आती है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टीज को आप जब वीडियो के थ्रू देखेंगे तो उसको पॉज कर करके देखना, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के 2 रोज या फिर 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा। तो अब आप देखिए, इस डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो 2, ये छुपाए छुपाए कितना आ गया 0 -20 प्लस 3, ये आएगा आपका 42 -4 प्लस 5 30 -0, ये आया हमारा सोल्व होके -28। अब हम इसको दोबारा एक्सपेंड करते हैं। इस बार हम 2 रो या कोई सी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब मैं यहां पर R1 और R2 को इंटरचेंज करता हूं, तो देखते हैं क्या होगा। ऊपर 6 0 4 और नीचे 2 -3 5 1 5 -7। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग, एक्सपेंड करके देखना तो ये 28 ही आएगा। तो इट मीन्स अगर हम किन्हीं भी 2 रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो आंसर पहले -28 था, अब कितना आया 28।
अगर यहाँ पर होता 28 तो यहाँ पर क्या आता हमारा -28। तो अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने के बाद जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसका साइन हमारा चेंज हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी नंबर 3। थर्ड प्रोबेबिलिटी है हमारी, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ आर डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आइडेंटिकल का मतलब है कि या तो सभी एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो या फिर सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के मल्टीपल हो, लेकिन किसी भी दो रो या कॉलम, जैसे 3 2 3 3 2 3। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी में रीजन लिख सकते हैं सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। फिलहाल तो मैं इसको एक्सप्लेन करके, ये एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं 0 आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमें एग्जाम में एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल दिखते हैं हम डायरेक्ट लिखेंगे 0, रीजन लिख देंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, या पर्टिकुलर जो भी दो रो या दो कॉलम हमारे आइडेंटिकल हैं उसका हम रीजन में लिख देंगे। फिलहाल मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूं आपको। ये हटाया तो ये आया 6 - 4 6 - 6 4 - 6, ये हमारा आया 6, ये 0 और ये आया -6 इक्वल टू 0। तो जब दो रो या दो कॉलम हमारे आइडेंटिकल होंगे तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 0। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी नंबर 4। अब हमारी प्रोबेबिलिटी है 4th नंबर की, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or column of a determinants is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k। इसको एग्जाम्पल को देखते हैं कि इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं तो इसका आंसर आता है -28। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके एक रो में 2 से मल्टी, किसी भी एक रो, देखो क्या लिखा है कि एनी रो, एक रो और एक कॉलम, तो किसी भी एक रो है किसी भी एक कॉलम में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। सपोज करो मैं कॉलम 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कॉलम 1 में अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई की तो कितना बनेगा, ये 4 और ये हो जाएगा 12 और ये 2, बाकी ऐसे ही रहे। जो कॉलम 2 था मैंने उसमें 2 से मल्टीप्लाई की, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करके देखता हूं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई की है। तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो पहले कितना आंसर था -28, अभी आंसर क्या आएगा -56। चेक करते हैं। अब आप ये ध्यान रखना किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में करनी है, सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हम डिटरमिनेंट में नहीं कर सकते। जब हम मैट्रिक्स पढ़ते थे तो मैट्रिक्स में हम जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है किसी नंबर की तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कर सकते हो। और अगर कुछ कॉमन लेना है तो मैट्रिक्स में से जब हम कॉमन लेते थे तो सभी एलिमेंट में से कॉमन लेते थे, लेकिन यहां पर हम अगर कॉमन भी लेंगे तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में से ही आप कॉमन ले सकते हो। तो अभी हमको इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो -56 आएगा। आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी लेंगे, प्रोबेबिलिटी नंबर, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है हमारी प्रोबेबिलिटी नंबर 5। इफ some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant। It means इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी रो या कोई भी कॉलम, जैसे ये रो 1 है हमारी, तो दो एलिमेंट्स के सम में एक्सप्रेस्ड है एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, तो इसमें 2 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant। तो इसको हम इसके 2 एलिमेंट्स के सम में एक्सप्रेस्ड है तो 2 ही डिटर्मिनेंट बन जाएंगे।
जैसे पहला एलिमेंट है A1, A2 और A3, तो A1, A2, A3 नीचे की जो रोज है वो सेम ऐसे ही आ गई। उसके बाद है λ1, λ2, λ3, ये हमारी सेकंड रो, दूसरे वाले डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो हो गई। और B1, B2, B3 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इसमें एक बात और भी है कि सपोज करो नीचे भी अगर प्लस में होता, फिर जैसे यहाँ पे λ1, λ2 और λ3 है और नीचे भी मैं कुछ प्लस कर दूं, तो फिर उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो जरा उसको समझेंगे ध्यान से। मैंने सेकंड रो में भी अल्फा, बीटा, गामा प्लस कर दिया। अब ये कैसे होगा, पहली रो का काम होगा A1, A2, A3, B1 अल्फा, B2 बीटा और B3 गामा प्लस और C1, C2, C3 λ1, λ2, λ3, B1 अल्फा, B2 बीटा और B3 प्लस गामा और C3। अब इसके दो डिटरमिनेंट बन जाएंगे और इसके भी दो डिटरमिनेंट बन जाएंगे, A1, A2, A3। पहली रो को हमने ब्रेक किया, दो डिटरमिनेंट बने। अब इसकी दो एलिमेंट्स ब्रेक होंगे, दो डिटरमिनेंट यहां बनेंगे और फिर दो डिटरमिनेंट हमारे यहां बनेंगे। तो इस प्रकार हमारे 4 डिटरमिनेंट्स बनेंगे। और अगर सपोज करो यहां पर भी हमारे प्लस होते तो फिर ऐसे ही यहां पर फिर इसके दो बनते, इसके दो बनते, इसके दो बनते और इसके दो बनते। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट। अब 6 नंबर पे आते हैं। ये प्रॉपर्टीज नहीं है, इसमें हम आपको कुछ ऑपरेशंस बनाने सिखाएंगे। हम डिटरमिनेंट्स में कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ऑपरेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन यूज किस तरह से करेंगे। अब आप देखिए, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू -28 है। मैं इसके अंदर एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 को बनाया R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हम तीनों को प्लस करेंगे 6 और 8 9 हो जाएगा, ये 2 और ये -2, ये 6, 0, 4, 1, 5 और -7। अब अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे, अगर हम अब इसको एक्सपेंड करेंगे तब भी इसका आंसर -28 ही आएगा। आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं किसी। इसके अंदर मैं एक ऑपरेशन और लगा के दिखाता हूं कि मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना हो जाएगा, -56, तो डबल हो जाएगा। तो हमें ऑपरेशन ऐसा लगाना है कि रिजल्ट हमारा -28 ही रहे। तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई की तो ये बन गया 18, ये 4 और ये -4, ये ऐसे ही रहा। अब इसका आंसर कितना आएगा, -56, लेकिन आना क्या चाहिए, -28। तो हम क्या करेंगे, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका आंसर कितना आएगा, -28। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन कौन कौन से यूज नहीं हो सकते। देखिए, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर किसी भी नंबर को प्लस कर दो या माइनस कर दो, ये कोई ऑपरेशन नहीं होता है। इसके साथ कोई ना कोई रो आपको अटैच करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम कॉलम है तो कॉलम में भी हम कुछ प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं। डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर सकते हैं। अगर हमने मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से तो साथ में उस नंबर से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, या हमने डिवाइड किया है तो साथ में हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान से देखना है कि मान लीजिए मैंने R1 को बनाया R1 माइनस R2, तो R2 को हम बनाएंगे जैसे R3 है, तो R3 में अब हम ये R1 यहां पर यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि R1 आपकी ऊपर चेंज हो चुकी है। अब ये R1 नहीं है आपके पास, ये R1 है, तो सेकंड स्टेप तो फर्स्ट के बाद में ही आएगा। तो ये R1 यहां यूज नहीं हो सकती है, R2 यूज हो सकती है। तो ये बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपने R3 है तो नीचे वाले ऑपरेशन में मैं इधर R3 यूज नहीं कर सकता, यहाँ पे R1 कहीं नहीं आना चाहिए, जो भी आपने ऊपर चेंज कर दिया गया है। अब हम इन सब प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटरमिनेंट्स के हम कुछ क्वेश्चंस को हम प्रूफ करेंगे। अब हम देखते हैं इन प्रॉपर्टीज पर डिपेंड हमारे क्वेश्चंस।
तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिटरमिनेंट्स के, जो प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है डिटरमिनेंट के, आज हम उन्हें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आने के पूरे चांस होते हैं, मतलब 100% एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इन्हें थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है, उसको छोड़ करके बाकी जो सभी प्रॉपर्टीज हैं वो हम यूज कर सकते हैं। उन सब प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। तो क्वेश्चन को करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे भी करके हमको 0 प्रूफ करना है, एक्सपेंड नहीं करना है। जो प्रॉपर्टीज बताई है उन्हीं का हमें यूज करना है। तो उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम कैसे करेंगे। और डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि हम यहाँ पर रो और कॉलम दोनों ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको अगर रो सुटेबल लगता है तो रो में लगाइए, अगर कॉलम लगता है तो आप यहाँ पर इसमें कॉलम में लगाइए। जैसे मैं इसके अंदर एक रूल लगाना चाहता हूं कि C1 को बनाया C1 प्लस C2, यानी कि कॉलम 1 में हमने कॉलम 2 को ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये सभी एलिमेंट हमारे C1 में ऐड हो जाएंगे। x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी। ए बी सी, x प्लस ए, x प्लस बी और z प्लस सी, ये हमने इसकी LHS ली। अब ये हमारा जो है रिजल्ट 0 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि C1 एंड C3 दोनों जो है हमारे कॉलम आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं। जब किसी भी डिटर्मिनेंट के जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, जब रो और कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, दो रो या कोई से भी दो कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल हो या एक दूसरे के इक्वल हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है ना हमारी, वो 0। तो इसका रीजन क्या आ गया, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 दोनों आइडेंटिकल है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया है लेकिन एक्सपेंड नहीं किया, और रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 0। अभी इसी क्वेश्चन में चलो एक रूल मैं आपको और लगा के दिखाता हूं। जितनी भी प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चन को तरह तरह से आपको करनी है, और इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है, फॉर्मूला नहीं होता है। हमें देखना होता है कि जो हमें प्रूफ करना है वो किस ऑपरेशन को लगाने से, तो वो ऑपरेशन आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। इसका कोई पर्टिकुलर एक सोल्यूशन नहीं है। अभी मैं इसको एक तरह से होकर के दिखाता हूं। जैसे यही है हमारी C3 को बनाया C3 माइनस C1। जब हम C3 में से C1 माइनस कर देंगे तो ये माइनस किया हमने, तो A B C, और इसका आंसर क्या आ गया, 0। क्यों? क्योंकि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आप इसको ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो कि C3 को बनाएंगे C3 माइनस C2, तो ये एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड ही बचेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो C1 और C3 है, सॉरी C2 और C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, और फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। तो ये हुआ हमारा विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है, बाकी सभी प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये LHS को हमें RHS के इक्वल प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग और यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, एक्सपेंड कहीं नहीं करना, किसी भी स्टेप में नहीं करना है, और LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं LHS। अब हमें ऐसा कोई ऑपरेशन सोचना है जिससे कि हमारा जो अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, हम जो प्रूफ की तरफ हम बढ़ सकें। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है कि यही फॉर्मूले लगाने हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि किस स्टेप पर कौन सा ऑपरेशन लगाने से हमारा रिजल्ट जल्दी आएगा। तो फिलहाल कुछ कॉमन ऑपरेशंस होते हैं, उनको आप लगा के देख सकते हो। अब
मैंने इसमें R1 को बनाया R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने तीनों रोज को प्लस कर दिया क्योंकि ये तीनों रो जो हैं ये इसमें सारे ABC हैं, इसमें PQR है, उसमें XYZ हैं। जब हम तीनों रो को ऐड करेंगे R1, R2 और R3, तीनों को हमने ऐड किया और कहां पे लिखा जाएगा ये R1 के प्लेस पर। तो R1 जो हमारी बनेगी वो ट्वाइस A प्लस B प्लस C ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R ट्वाइस ऑफ X प्लस Y प्लस Z, और बाकी जो हमारी रोज हैं वो एज इट इज ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे हम। अब ये जो 2 है, ये 2 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। मैंने प्रॉपर्टीज में आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट में अगर आपको कोई नंबर कॉमन लेना है तो वो या तो किसी एक रो में से कॉमन आएगा या फिर किसी एक कॉलम में से कॉमन आएगा। ऐसे ही अगर हमें किसी नंबर से डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट में नहीं होगी, सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आप कर सकते हो जहां भी आपको उसकी जरूरत पड़ रही है। अब जब हम यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद ये 2 तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P X प्लस Z A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब यहां से जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन लगेगा, अब हमें क्या लगाएं इसके अंदर कि इस प्रूफ की तरफ हम बढ़ सकें। तो अब आप देखिए R1 में से मैं R2 को माइनस कर रहा हूं। अब कैसे आया दिमाग में, जब मैं R1 में से R2 माइनस करूंगा तो ये C भी कट जाएगा और A भी कटेगा, क्या बचेगा B, ये R कट जाएगा, ये P कट जाएगा, क्या बचेगा Q, ये Z और X दोनों कैंसिल हुए, क्या बचेगा Y। तो यहां से क्या बचा B Q और Y, तो प्रूफ में B Q और Y है। तो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद हमारा ये स्टेप आ जाएगा। अब R1 में से हम R2 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो हमारा जब हम इससे माइनस C कटेगा, A से A कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पर B और R और P, यहाँ बचेगा Q, Z और X, यहाँ हमारा Y बचा, और जो बाकी जो हमारी रोज हैं उन्हें हम ऐसे ही लिख देंगे। ध्यान से समझना क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर एक मेथड नहीं है कि आप एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हर एक ये जो ऑपरेशंस हम लगाने सीखेंगे ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे। जितना प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करोगे, हेल्प करोगे, तो ये आपका जो ऑपरेशंस है ये आपका टॉपिक जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब ये आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है हमारा उसका एक रो तो बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए, R3 में R3, फिर यहां पर भी R3 और माइनस R1। ऑपरेशन जो आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में लगे थे वही हैं, बस यहां पर क्या है कि रो और कॉलम जहां मन करे कॉलम में लगा दिए, जहां आपको लगता हो रो तो रो लगा दिए, दोनों ऑपरेशन यहां पर लग जाएंगे। अब हम इसको माइनस क्यों करेंगे R3 में से R1 को, तो जब माइनस करेंगे तो B कटेगा, यहां से Q कैंसिल होगा, यहां से हमारा Y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा R प्लस P Z प्लस X, यहां हमारा बचेगा ये A और यहां पर P और यहां X। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 में से हम R3 माइनस कर देंगे। जब हम R2 में से R3 माइनस करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, जब हम R2 में से R3
माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, ये C, P कैंसिल हो गया, R और यहां से X कैंसिल हो गया, Z, A, P और X। जो हमारी RHC वो तो लगभग बन चुकी है, लेकिन अरेंजमेंट सही नहीं है, रो आपस में ऊपर नीचे लिखी हुई है, तो हम इनको अब रिप्लेस करेंगे। जैसे R1 R2 को रिप्लेस कर दिया हमने R3 से, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम, अगर हम किन्हीं भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, तो जो साइन है डिटर्मिनेंट का वो चेंज हो जाएगा। मींस अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर हमारा माइनस आ जाएगा, A, P, X, C, R और यहां पर क्या हो गया हमारा ये Z। अभी फिर रिप्लेस करेंगे R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे। ये जब हम चेंज करेंगे तो फिर माइनस आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा प्लस। तो A, P, X, B, Q, Y, C, R, Z इक्वल टू ये हमारी RHS आ गई है। जहां पर भी जैसे हमने इंटरचेंज किया है तो यहां पर आप प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो कि इफ इंटरचेंज टू रोज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। ये चाहो तो आप ये प्रोबेबिलिटी साइड में लिख भी सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आपने देखो किसी भी स्टेप पर मैंने एक्सपेंड नहीं किया है, जब तक वो खुद नहीं बोलेगा एक्सपेंड करो तब तक मैं कहीं भी एक्सपेंड नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही यूजिंग प्रॉपर्टीज विदाउट एक्सपेंडिंग, ये जीरो प्रूफ करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम प्रूफ कैसे करेंगे। अच्छा, यहां पर हम C2 में 9 से मल्टीप्लाई की और प्लस C1 कर दिया। तो अब आप देखिए 2, 3, 5। आपने क्या किया यहाँ पे C2 में 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई 9 7 कितना 63 और प्लस C1, तो इसका C1 कौन है ये, तो ये हमने प्लस कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा 65। अब 9C2 है कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना आएगा 72 और फिर ये प्लस कर देंगे C1, तो 3 कितना हो जाएगा ये 72 प्लस 3 75, ये बन जाएगा 86। और इसका आंसर क्या आ गया हमारा 0। क्यों आ गया 0? सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर हम, इससे हो सकता है कि ये टॉपिक आपका और भी क्लियर हो जाए। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रॉपर्टी। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग हमको इसको जीरो प्रूफ करना है, तो प्रॉपर्टी लगाते हैं LHS। LHS में हम क्या कर रहे हैं कि जो C1 है, सॉरी जो C3 है, C3 को बना रहे हैं C3 प्लस C2। C3 में हम C2 को प्लस कर रहे हैं, तो ये है हमारा AB प्लस AC, और जब इसको प्लस करेंगे कितना बन जाएगा BC। ये है हमारा BC प्लस AB और उसको प्लस करेंगे कितना है ये CA, तो AC प्लस BC प्लस AB। अब आप देखिए कि मैं C3 में से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले सकता हूं, तो टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C3। जब हम C3 में से कॉमन लेंगे AB प्लस BC प्लस CA, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1, BC AC AB 1 1 1, और इसका आंसर क्या आ गया हमारा 0। 0 क्यों आ गया आंसर? क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो ये हमारा
प्रूफ हो चुका है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूफ दैट। तो यहां से वर्ड हट चुका है विदाउट एक्सपेंडिंग, इट मींस अब आप एक्सपेंड कर सकते हो। अब एक्सपेंड वही एक्सपेंडिंग अलोंग R1 R2 C1 C2 C3 जो भी आपने जो जिसके अलोंग भी आपको आपका मन करता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन एक्सपेंड करने के भी तरीके होते हैं, ये नहीं है कि हम पहले स्टेप में से एक्सपेंड कर दें, क्योंकि अगर आपने पहली स्टेप में से एक्सपेंड कर दी RHS नहीं बनेगी आपकी, वो RHS क्या बनेगी, इन तीनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई बनेगी। तो फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फैक्टराइज करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलो छोटे मोटे फैक्टर्स तो हो भी जाते हैं कि जो बड़े क्वेश्चंस होंगे तो उनको फैक्टराइज करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे और एक्सपेंड कहां करना है वो भी आपको बताऊंगा। कितने फैक्टर है, 1 2 3। तो एक्सपेंड कम से कम वहां करना जब ये कम से कम 2 फैक्टर्स हमारे कॉमन आ जाए। मान लीजिए RHS में 5 फैक्टर हैं, तो कम से कम 4 फैक्टर्स कोशिश करो कि 4 हमारे कॉमन आ जाए, फिर हमसे एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि जब एक्सपेंड करेंगे तो फिर जो बचा फैक्टर है वही आएगा। अब इसके अंदर हमारे 1 2 3 फैक्टर है, तो मैं कम से कम 2 तो कॉमन लूंगा। अगर तीनों कॉमन आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मैं इसमें 2 तो कॉमन लूंगा ही लूंगा। तो वो 2 कॉमन लेने के लिए हम कुछ इसके अंदर ऑपरेशंस लगाएंगे, वो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले वैसे इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं। अब क्वेश्चन तो अलग अलग हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो सकती है जो हम अप्लाई करेंगे उसके अंदर। कुछ कॉमन बातें हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी क्वेश्चन में कोशिश ये करनी है हमें कोई सी भी एक रो या कोई सी भी एक कॉलम में हमारे 1 1 1 सारे एलिमेंट 1 बन जाए। अब मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया इसमें ऑलरेडी 1 है, तो मुझे यहाँ पर 1 नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में 1 बन जाएगा, सब में नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश करने की बन जाए। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 बना हुआ है, तो किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप 1 बना लो, फिर उन 3 1 में से 2 को 0 बना लो। देखिए C1 को बनाएंगे C1 माइनस C2, और C2 को हम बनाएंगे C2 माइनस C2 को बनाया हमने C2 माइनस C1, और C3 को बनाया हमने C3 माइनस C2। अब हम यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे। वो ऑपरेशन हमारे गलत हो गए थे, क्योंकि जब 0 बनाएंगे यहां पर तो वो R1 R2 में से R1 को माइनस करेंगे, तो रो में लगाने हैं यहाँ पे, है ना। कॉलम से लगेंगे तो कॉलम से बनाएंगे 0, और रो से बनेंगे तो हम रो से बनाएंगे। तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया यहाँ पे, R2 को बनाया R2 माइनस R1। इसका मतलब है कि R1 को तो हमने नहीं चेंज किया है, तो R2 माइनस R1 तो बनेगा 0, और यहां बनेगा B माइनस A, और जब हम B स्क्वायर R1 को माइनस करेंगे B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब R3 में से R1 को माइनस किया है तो 0 C माइनस A और C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब आप देखिए R2 1 A स्क्वायर 0 B माइनस A, ये क्या बनेगा हमारा, इसके फैक्टर B प्लस A और B माइनस A 0, ये हुआ C माइनस A, और ये हुआ C प्लस A और C माइनस A। अब आप देखिए रो 2 और रो 3 में से B माइनस A और C माइनस A कॉमन आ रहा है, तो यहां से B माइनस A कॉमन लिया और यहां से लिया C माइनस A कॉमन, तो 1 A स्क्वायर, यहां पे क्या बचा 0 1 B माइनस A 0 1 B प्लस A और C प्लस A। तो यहां पे हम रीजन लिख देंगे साइड में, टेकिंग कॉमन B माइनस A फ्रॉम R2 and C minus A from R3।
तो अभी आप देखिए 1 2 3, 3 में से 2 फैक्टर आपके बन गए हैं। एक तो a माइनस बी बन गया, b माइनस ए, बाद में माइनस कॉमन ले लेंगे, और एक हमारा यहां पर c माइनस ए। अभी ये नहीं बना। अब चाहो तो आप यहां पर एक्सपेंड भी कर सकते हो, और चाहे तो इसको भी आप कॉमन निकाल सकते हो। मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, और एक्सपेंड में हमें एक्सपेंड जो हमें करना है वो मैं c1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। इसको एक्सपेंडिंग अलोंग c1 के अलोंग, क्यों? क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं, और 2 जीरो होने की वजह से क्या होगा कि वो सब हमारे जीरो बन जाएंगे, सिर्फ हमें एक ही एलिमेंट को एक्सपेंड करना रह जाएगा। आप देखिए यहां पर b माइनस ए और c माइनस ए एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस, तो 1 लिखा। जिस रो और जिस कॉलम में छुपा लीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो c प्लस ए, माइनस फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम तो b प्लस ए। अब यहां से माइनस ए से कर जाए क्या बचेगा? c माइनस बी। अभी रिजल्ट आया हमारा नहीं, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे और यहां से माइनस, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमने जो इसमें एक्सपेंड आपको कहां करना है ये मैंने आपको तरीका बता दिया है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें से अगर 5 फैक्टर हैं तो कम से कम 4 बाहर निकाल लीजिए। 99% तो आपको यही करना पड़ेगा, और अगर 3 है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, 10 है तो 9 कॉमन निकाल लीजिए। इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं है। तो एक्सपेंड अगर आप शुरू में ही कर दोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो इन तीनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी ही पहले स्टेप, फिर को फैक्टराइज करना बड़ा मुश्किल काम है। तो कोशिश ये करनी है कि जितने भी हम करीब प्रूफ के पहुंच जाए उस लास्ट स्टेप पे हम उसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड जो हमें करना है वो बिल्कुल लास्ट स्टेप में करना है जब हमारा एक ही फैक्टर रह जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का ही।